स्टार्ट। देखो, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर आपका क्लियर है, थर्ड चैप्टर है वो आपका डिलीट है। ठीक है, जनसंख्या संगठन चैप्टर वो आपका डिलीट है। अब आपका फोर्थ चैप्टर है, कौन सा है? मानव विकास। जो मानव का विकास होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, मानव विकास में सबसे पहले दो नाम आते हैं। कौन से आते हैं? वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास। ठीक है, वृद्धि और विकास है, ये दो शब्द हमारे लिए अनजान नहीं है, जानते सभी हम, सब जानते हैं इनके बारे में, लेकिन पहचानते नहीं है। जानते सभी हैं इसके बारे में, लेकिन क्या करते हैं? पहचानते नहीं। वृद्धि होती है, वृद्धि किसे कहते हैं? वृद्धि विकास किसे कहते हैं? जैसे मान लो कोई एक शहर है, कोई भी शहर है, उसकी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, मतलब उस शहर की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। जानते हो ना, वृद्धि हो रही है। जानते सभी है लेकिन पहचानते नहीं है। बस ये है, आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। तो उस शहर की जनसंख्या निरंतर लगातार बढ़ रही है, तो वह क्या कहलाएगा? भाई शहर की जनसंख्या वृद्धि हो रही है या शहर की वृद्धि हो रही है। लेकिन अगर जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ वहां सुविधाओं का अभाव रहता है, तो इसका मतलब वहां का विकास नहीं हो पा रहा। अगर जनसंख्या के साथ साथ सुविधाओं में भी विस्तार हो रहा है, मतलब वहां का विकास नहीं हो रहा है। सुविधाएं कैसे है? जैसे मान लो जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई, जनसंख्या वृद्धि हो गई, अब लोगों के पास रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, मकान नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, सड़कों का निर्माण नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है? कि वहां का विकास नहीं हो रहा है। तो वृद्धि अगर होगी तो उसके साथ साथ क्या होगा? विकास होगा। तभी क्या होगा? मानव विकास होगा। तभी क्या होगा? मानव विकास होगा। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं कि वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो वृद्धि क्या होती है? देखो, वृद्धि होती है मात्रात्मक। क्या होती है? मात्रात्मक होती है। और विकास क्या होता है? गुणात्मक होता है। देखो, वृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है। क्या होती है? मात्रात्मक होती है। विकास क्या होता है? गुणात्मक होता है। वृद्धि को हम माप सकते हैं, इसे हम माप नहीं सकते। वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास गुणात्मक होता है। गुणात्मक कैसे होता है? मात्रात्मक कैसे होता है? मान लो एक बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, उसकी हाइट 3 फीट होती है। कितनी? 3 फीट होती है। वह बच्चा 10 साल का हो गया, उसकी हाइट मान लो 4 फीट हो गई, तो क्या हुआ? वृद्धि बढ़ रही, उसके जो शरीर है उसकी वृद्धि हो रही है, और हमें दिख भी रही है, देख सकते हैं उसे। इसे हम क्या कर सकते हैं? देख भी सकते हैं, देख सकते हैं, माप सकते हैं। माप रहे हैं ना, बच्चे को यहां खड़ा किया कि इसकी हाइट 3 फीट है, लेकिन जब बच्चा 10 साल का हो गया तो हमने मापा कि इसकी हाइट 4 फीट हो गई। मतलब मात्रात्मक का मतलब माप सकते हैं हम इसे, ठीक है, देख सकते हैं इसे। और गुणात्मक है, मान लो भाई 5 साल का बच्चा है जिसकी हाइट 3 फीट है, मतलब 5 साल का जो बच्चा है उसको आपकी टेबल आती है, गिनती की टेबल आती है, क्या क्या आते हैं, एबीसीडी आती है मान लो, ठीक है। और जैसे बच्चा 10 साल का होगा, मतलब उसे जोड़ बाकी भी आ रहे हैं, शब्द पढ़ने आ रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश पढ़नी आ रही है, ग्रामर पढ़नी आ रही है, तो हम सोच सकते हैं कि इसका विकास भी हो रहा है। क्या हो रहा है? इसका विकास भी हो रहा है। अगर बच्चे को हाइट तो हो गई 4 फीट, 10 साल का हो गया और उसे ये कुछ भी नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका विकास नहीं हो रहा है। तो वृद्धि और विकास में अंतर पूछता है। तो वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास गुणात्मक होता है। वृद्धि को माप सकते हैं, विकास को माप नहीं सकते। वृद्धि को देख सकते हैं, विकास को देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो आपका वृद्धि होती है वो धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, पॉजिटिव वे में भी हो सकती है और निगेटिव वे में भी हो सकती है। कैसे होती है पॉजिटिव वे में?
कि एक प्रॉपर बच्चा होता है, 5 साल का बच्चा होता है, उसकी हाइट 3 फीट होती है। 10 साल का हो गया उसकी 4 फीट हो गई, 20 साल का हो गया उसकी 5 फीट हो गई, 5.5 फीट हो गई। मतलब पॉजिटिव वे में जा रही है। लेकिन वही 5 साल का बच्चा है, उसकी हाइट 2.5 फीट है। वह 10 साल का हो गया उसकी 3 फीट है। वह 20 साल का हो गया उसकी 3.5 फीट ही है। ये क्या है? नेगेटिव। ये क्या है? नेगेटिव। जब पॉजिटिव सकारात्मक वृद्धि होगी तभी विकास क्या होगा? सकारात्मक होगा। जब वृद्धि सकारात्मक होगी तब विकास भी क्या होगा? सकारात्मक होगा। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जब वृद्धि सकारात्मक हो तब विकास भी सकारात्मक ही हो, या वृद्धि नकारात्मक हो तो विकास भी नकारात्मक हो, यह भी जरूरी नहीं है। लेकिन 90% चांस में यही होता है कि अगर वृद्धि सकारात्मक है तो विकास भी सकारात्मक होगा, अगर वृद्धि निगेटिव है तो विकास भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। कैसे होगा मैं बता देता हूं। मान लो आप सभी 12th क्लास में हो, हम उम्र के हो, आप सभी ठीक है, एक ही उम्र के हो। आपकी सबकी हाइट 5 से 5.5 फीट है, 5 से लेकर 5.5 फीट तक है, यही है ना सबकी। लेकिन अगर आपके बीच में 3 फीट का बच्चा बैठा रहता, 3 फीट का बच्चा अगर आपके बीच में बैठा रहता, मान लिया कि उसकी जो वृद्धि है वो नेगेटिव है, आपके सबकी क्या है? पॉजिटिव है, उसकी क्या है? नेगेटिव है, क्योंकि उसकी वृद्धि नहीं हुई, शरीर का भी उसका वृद्धि नहीं हुई। तो वह क्या करेगा? आप आओगे, अरे बोना आ गया, नाता आ गया, छोटा सा आ गया, ये बोलोगे ना उसे, चिढ़ाएंगे बच्चे उसको। चिढ़ाएंगे तो क्या होगा? उसका माइंड ठीक से डेवलप नहीं होगा, या तो वो पढ़ाई छोड़ देगा, या तो वो ठीक से पढ़ नहीं पाएगा। ठीक से नहीं पढ़ पाएगा, पढ़ाई छोड़ देगा, तो क्या उसका विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए बोला जाता है कि जब वृद्धि नेगेटिव होती है तो विकास भी क्या होता है? नेगेटिव ही होता है। लेकिन कई बार इसका उल्टा हो जाता है। कई बार छोटे छोटे बच्चे 2.5 फीट के भी, जिनकी उम्र 20 साल है और जिनकी हाइट मान लो 3 3.5 फीट है, 4 फीट है, वो भी क्या कर जाते हैं? टॉप कर जाते हैं। अभी 2 साल पहले पैरा ओलंपिक हुए थे। पैरा ओलंपिक का मतलब होता है जो कुछ शरीर से विकलांग होते हैं, ठीक है। तो पैरा ओलंपिक होते हैं, उसमें जयपुर के थे कृष्णा नागर, जिसकी उम्र 23 साल थी और हाइट थी 4 फीट। 23 साल हाइट थी, 4 फीट हाइट थी उसकी, ठीक है। उन्होंने क्या किया? बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है। पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है। तो उसको आप क्या मान सकते हो? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उसकी वृद्धि नहीं हुई लेकिन उसका विकास बहुत ज्यादा हो गया। उसने गोल्ड मेडल जीता मतलब उसके माइंड बहुत ज्यादा काम कर रहा है। उसने सोच समझ के अपने शॉट खेले होंगे, सोच समझ के अपना गेम खेला होगा, तभी तो वो जीता है, नहीं तो नहीं जीत पाता वो। उसने अपनी कम हाइट का ताकत बनाई है, कम हाइट को क्या बनाई है? अपनी ताकत बनाई है उसने। ये तो हो गया आपका वृद्धि और विकास, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो मानव विकास है, क्या है? मानव विकास है। मानव विकास की अवधारणा, मानव विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? यह 1 नंबर में क्वेश्चन पुटअप होता है। मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी डॉक्टर महबूब उल हक। डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बार पूछते हैं कि मानव विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? किसने प्रस्तुत की थी? डॉक्टर महबूब उल हक ने। कहां के थे ये? पाकिस्तान के थे। पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे डॉक्टर महबूब उल हक, जिन्होंने क्या किया था? मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी। इसके साथ ये एक आता है मानव विकास की प्रतिवेदना रिपोर्ट। अंतर देख लेना इनमें, एक तो अवधारणा है और एक प्रतिवेदना रिपोर्ट। प्रतिवेदना रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की थी? ये पूछ सकते हैं। तब आपको नाम लेना है डॉक्टर महबूब उल हक एवं भारत के अर्थशास्त्री, भारत के थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन।
ये एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव विकास प्रतिवेदन रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की थी? डॉक्टर महबूबुल हक एंड प्रोफेसर अमर्त्य सेन। डॉक्टर महबूबुल हक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे और प्रोफेसर अमर्त्य सेन भारत के, और ये दोनों क्या थे? मित्र थे, दोस्त हैं दोनों के दोनों। ये ठीक है, क्लियर है ना इतना? इसके बाद हम बात करते हैं मानव विकास के स्तंभ। स्तंभ का मतलब होता है पिलर। क्या होता है? पिलर। कि मानव विकास इनके ऊपर टिका हुआ है। मानव विकास के स्तंभ है। देखो मानव विकास के 4 स्तंभ है। कितने स्तंभ है? 4 स्तंभ है। समता, सतत पोषणीयता, समता हो गया, सतत पोषणीयता हो गया, सशक्तिकरण, और समता, सतत पोषणीयता, सशक्तिकरण और उत्पादकता। कौन सा है? उत्पादकता। ये क्या है? मानव विकास के स्तंभ है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए कि मानव विकास कितने स्तंभ है? 4 स्तंभ है। कौन कौन से हैं? समता, सतत पोषणीयता, सशक्तिकरण और उत्पादकता। यह मानव विकास के 4 स्तंभ है जिन पे मानव विकास टिका हुआ है। अगर ये स्तंभ ना हो तो मानव विकास डगमगा जाएगा। मानव विकास डगमगा जाएगा। अब देखो समता, समता किसे कहते हैं? समता का मतलब होता है सभी के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। सभी के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, रंग के आधार पे, पैसों के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तभी क्या होगा? मानव विकास बढ़ेगा, नहीं तो मानव विकास नहीं हो पाएगा। क्लियर है? उसके बाद आता है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता का मतलब होता है अपनी आने वाली पीढ़ी को, भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का उपयोग करना। संसाधनों का मतलब समझते हो ना? संसाधन किसे कहते हैं? रिसोर्स किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? हाँ, जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होते हैं। संसाधन किसे कहते हैं? वे पदार्थ या तत्व जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। और हमारे आसपास इस वातावरण में जितने भी वस्तुएं आपको दिखाई देती है वो सभी क्या है? संसाधन है। जो हम यूज कर रहे हैं वो सारे क्या है? संसाधन है। ठीक है, तो उन संसाधनों का यूज इस तरीके से करना चाहिए ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी भी उनका यूज कर सके। आज हम पानी है, आपको पता है जल संकट, जल का जो संकट है वो मंडरा रहा है भारत के ऊपर, भारत के ऊपर, विश्व के ऊपर मंडरा रहा है। बोला जाता है कि जो कौन सा विश्व, 2 विश्व युद्ध हो गए ना, तीसरा विश्व युद्ध होगा वो जल को लेके होगा, क्योंकि पानी की कमी है। वैसे देखा जाए तो हमारी पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भूभाग पे जल है? 70% भूभाग पे जल है। 70% भूभाग पे जल है, लेकिन उसमें से केवल 3% पानी पीने योग्य है। केवल 3% पानी क्या है? पीने योग्य है, बाकी पीने योग्य नहीं है। तो कोई भी संसाधन हो गया, चाहे वो जल संसाधन है, खनिज संसाधन है, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, प्राकृतिक गैस है, पेड़ पौधे हैं, इनका अगर हम गलत उपयोग करेंगे, हद से ज्यादा यूज करेंगे, तो हमारी जो पीढ़ी आएंगी, बच्चे आएंगे, वो क्या संसाधनों का यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर वो संसाधनों का यूज नहीं कर पाए तो क्या उनका मानव विकास होगा? उनका विकास हो पाएगा? नहीं होगा। इसलिए सतत पोषणीयता का मतलब है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए? संसाधनों का यूज करना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं सशक्तिकरण। सशक्तिकरण किसे कहते हैं? सशक्तिकरण बोलते हैं अपने विकल्प चुनने की आजादी, अपने अवसर चुनने की आजादी। विकल्प का मतलब क्या होता है कि मान लो जैसे आपने 10th पास करी, आपने 10th पास करी, 10th पास करते ही आपके पास ऑप्शन होता है, आपको साइंस लेनी है, आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है, ये होता है ना आपके पास। आपकी चॉइस होती है कि मुझे आर्ट्स लेनी है, लेकिन घर वालों की चॉइस होती है कि नहीं कि मुझे साइंस लेनी है। क्या लेनी है? साइंस लेनी है। वो जबरन आपको साइंस दिलवा देते हैं और आप 11वीं में क्या हो जाते हो? फेल हो जाते हो।
तो फेल होने से क्या होता है, आपके दिमाग पे भी असर पड़ेगा, नेगेटिविटी आएगी कि यार मैं फेल हो गया उसमें। नेक्स्ट ईयर दोबारा आप मान लो 11वीं में बैठोगे तो आपके मन में ये रहेगा यार मैं पास नहीं कर पाऊंगा ऐसे, और फिर आप फेल हो जाते हो। तो वहां क्या होता है, आप कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों से पिछड़ जाते हो, आपका विकास नहीं हो पाता, माइंड में टेंशन आ जाती है, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो। कई बच्चे क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। उनको क्या मतलब इंजीनियरिंग में एडमिशन दिलवा देते हैं, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलवा देते हैं, वो उसको क्लियर नहीं कर पाते, वो सुसाइड कर लेते हैं। वो इसीलिए करते हैं, जहां आपका मन करे कि मेरे को आर्ट्स लेनी है, तो घर वाले भी क्या करें, आपको आर्ट्स ही दिलवाए, अपने विकल्प चुनने की आजादी। आपको आर्ट्स लेने की इच्छा थी, आपको आर्ट्स दिलवा दी। मान लो आपको कोई सी भी गाड़ी लेनी है, कि मेरे को बुलेट लेनी है, घर वालों के सामने अपनी चॉइस रखी, घर वालों ने क्या बोला, ठीक है ले ले बुलेट, तो वहां क्या आपको खुशी होगी, खुशी होगी ना। घर वाले अगर आपको कोई काम भी बोलेंगे, आप तुरंत कर दोगे, ठीक है मैं कर देता हूं। अगर आपको लेनी बुलेट है, वो दिलवा देंगे आपको स्प्लेंडर प्लस, तो क्या आप काम कर पाओगे उनका, नहीं करोगे। माइंड में भी ये रहेगा, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे चलानी नहीं। इसलिए अपने विकल्प चुनने की आजादी होनी चाहिए, प्रत्येक इंसान को अपने विकल्प चुनने की आजादी होनी चाहिए, तभी क्या होगा, उसका मानव विकास बढ़ेगा। उत्पादकता, उत्पादकता का मतलब होता है जो इंडस्ट्रियल एरिया है, फैक्ट्रियां वगैरह है, उसमें वर्कर्स काम करते हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं ना, तो उन वर्कर्स और उनके बच्चों का सरकार के द्वारा क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का ध्यान, चिकित्सा का ध्यान, ठीक है, शिक्षा हो गई, चिकित्सा हो गई, उनका स्वच्छता, इनका ध्यान सरकार को देना चाहिए। और जो ये वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन वर्कर्स को मान लो किसी को प्रॉब्लम हो रही है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, आर्थिक प्रॉब्लम है, तो सरकार के द्वारा क्या करना चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए, उनकी चिकित्सा की सुविधा उनको तुरंत करवाई जानी चाहिए। अगर आर्थिक मदद उनको चाहिए तो आर्थिक मदद उनको देनी चाहिए। तब क्या होगा, वो वर्कर्स खुले माइंड से काम करेंगे, फ्री माइंड से काम करेंगे। फ्री माइंड से काम करेंगे तो क्या होगा, उत्पादन ज्यादा होगा, उत्पादन ज्यादा होगा तो मानव विकास क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये क्या थे, आपके 4 स्तंभ थे, ठीक है। मानव विकास के स्तंभ आपके हो गए। अब क्या है आपके मानव विकास के उपागम, क्या है मानव विकास के उपागम। मानव विकास के कितने उपागम है, 4 उपागम है। कितने उपागम है, 4 उपागम है। पहला है आय उपागम, दूसरा कौन सा है, क्षमता उपागम, तीसरा कौन सा है, कल्याण उपागम, चौथा कौन सा है, आधारभूत आवश्यकता उपागम। मानव विकास के कितने उपागम है, 4। जिस प्रकार स्तंभ थे ना, 4 स्तंभ थे, उसी प्रकार मानव विकास के 4 उपागम है। आय उपागम, क्षमता उपागम, कल्याण उपागम और आधारभूत आवश्यकता उपागम। जो आपका आधारभूत आवश्यकता उपागम है, ये उपागम ILO द्वारा प्रस्तावित है। ILO, ILO का मतलब होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने यह प्रस्तावित किया था आधारभूत आवश्यकता उपागम। सबसे पहला आपका आय उपागम। जिस मानव की आय जितनी ज्यादा होगी, उसको मानव विकास भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और जिसकी आय जितनी कम होगी, उसका मानव विकास भी क्या होगा, कम होगा। कैसे होगा, मान लो 2 लोग हैं, एक की 1 लाख सैलरी है, एक की 10,000 है, दोनों के बच्चे हैं। एक बोल रहा है मेरे को बुलेट गाड़ी चाहिए, इसके 1 लाख सैलरी है, वो आराम से गाड़ी दिलवा देगा, लेकिन 10,000 वाला बेचारा सोचेगा 10 बार, उसकी औकात नहीं है साइकिल दिलवाने की, और वो डिमांड कर रहा है बुलेट की। तो यहां क्या है, इस बच्चे को तो आसानी से मिल जाएगी, लेकिन इसको नहीं मिलेगी। इसको नहीं मिलेगी तो इसके माइंड में क्या आएगी, नेगेटिविटी आएगी। नेगेटिविटी आएगी तो क्या होगा, इसका मानव विकास नहीं हो पाएगा। कोई भी आवश्यकताएं होती है, सभी आवश्यकताएं से इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं को मानना पड़ता है यहाँ पे, लेकिन इसके पास जो भी इच्छाएं होती है, सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। इसलिए जिस इंसान की आय जितनी ज्यादा होगी, मानव विकास भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। क्षमता उपागम, क्षमता उपागम में यह होता है
कि मानव में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए संसाधनों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचने की। जितना ज्यादा मानव संसाधन में पहुंचेगा, जितना ज्यादा मानव संसाधन तक पहुंचेगा, उतना ज्यादा क्या होगा, मानव का विकास होगा। कल्याण उपागम, कल्याण उपागम में क्या बताया गया है, जो मानव की सरकार के द्वारा ऐसी योजनाएं चलाई जानी चाहिए जिनसे क्या उसके मानव का भला हो, उसके कल्याण हो उसके। जैसे मानव की शिक्षा का, चिकित्सा का, खान पान का, इन सब का ध्यान सरकार के द्वारा रखना चाहिए। जो लोग पिछड़े हुए हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उनके ऊपर विशेष फोकस होना चाहिए सरकार का, तभी क्या होगा, इनका कल्याण होगा। और इनका कल्याण होगा तभी क्या होगा, मानव विकास होगा, नहीं तो मानव विकास नहीं हो पाएगा। चौथा है आधारभूत आवश्यकता उपागम। आधारभूत आवश्यकता उपागम का मतलब होता है मानव की कुछ आधारभूत आवश्यकता है। उसमें देखो, भोजन, स्वच्छ आवास, ठीक है, स्वच्छ आवास, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, स्वच्छ जल, भोजन, भोजन हो गया, संतुलित भोजन हो गया, स्वच्छ आवास हो गया, शिक्षा की, चिकित्सा की, रोजगार की और स्वच्छ जल की। आवास का मतलब जो हमारा घर होता है, जो हमारा घर होता है उसके आसपास क्या होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। यह नहीं हम रह रहे हैं जिस जगह वहां चारों तरफ गंदगी है, गंदगी होने से क्या होगा, कई बीमारियों को न्योता मिलता है। तो स्वच्छ आवास रहेगा तो क्या होगा, स्वास्थ्य हमारा ठीक रहेगा। भोजन, खाने का भोजन, स्वच्छ भोजन होना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, चिकित्सा की सुविधा होनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, स्वच्छ जल, पानी आ रहा है वो भी स्वच्छ जल होना चाहिए, पीने योग्य जल होना चाहिए। ये नहीं है पानी गंदा आ रहा है, गंदा पानी आने से क्या होता है, बीमारियां होती है। तो ये क्या है, कुछ आधारभूत आवश्यकताएं हैं। अगर ये आधारभूत आवश्यकताएं मानव की पूरी हो जाती है तो यहाँ मानव विकास में बढ़ोतरी होती है। क्या होता है, मानव विकास में विकास के उपागम थे, चार उपागम थे, आय उपागम, क्षमता उपागम, कल्याण उपागम और आधारभूत आवश्यकता उपागम। ये जो एक चीज और है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन है, उसका संबंध कौन से उपागम से है, क्षमता उपागम से। कौन से उपागम से है, क्षमता उपागम से है। किसका संबंध है, अमर्त्य सेन का है। अमर्त्य सेन का संबंध कौन से उपागम से है, क्षमता उपागम से। फिर एक क्या पूछता है, आधारभूत आवश्यकता उपागम है, वो किसने प्रस्तुत किया था, प्रस्तावित किया था ILO ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। अब देखो, मानव विकास का मापन, मानव विकास मापन, ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पुटअप होता है। मानव विकास मापन के मूल्य कौन कौन से हैं, स्पष्ट कीजिए। मानव विकास मापन के मूल्य कौन कौन से हैं, उन्हें स्पष्ट कीजिए। मानव विकास मापन के मूल्य 3 हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन, संसाधन तक पहुंच। ये क्या है, मानव विकास मापन के मूल्य हैं। इन्हीं के आधार पर मानव विकास का मापन किया जाता है। कोई भी देश हो गया, कोई भी शहर हो गया, उसका अगर मानव विकास निकालते हैं ना, तो मानव विकास, जैसे दिल्ली का मानव विकास कैसा है, दिल्ली का मानव विकास कैसा है, उच्च है या निम्न है, वो इन्हीं के आधार पर देखा जाएगा, शिक्षा, चिकित्सा और संसाधन, कि उस शहर में या उस देश में शिक्षित लोग कितने हैं, साक्षर लोग कितने हैं। साक्षर लोग किसे कहते हैं, 7 वर्ष का वह व्यक्ति जो पढ़ लिख सकता है और गणित के सवाल हल कर सकता है। हाँ, 7 वर्ष से ऊपर का, तो वो व्यक्ति क्या कहलाते हैं, साक्षर कहलाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि उसने B.Ed कर रखा है, MA कर रखा है, BA कर रखा है, वही साक्षर होगा। साक्षर व्यक्ति वह भी कहलाता है जो जिसकी उम्र 7 साल होती है कम से कम, और जो पढ़ना लिखना जानता है और जो गणित के छोटे सवाल हल कर सकता है, वह साक्षर कहलाता है। तो जिस देश में या शहर में शिक्षा का स्तर इतना ज्यादा होगा, वहां मानव विकास को उच्च मिलेगा। स्वास्थ्य, कि स्वास्थ्य सेवाएं कैसी है, उस शहर या उस देश में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी है, स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर उच्च है या निम्न है, कि लोगों में बीमारी फैल गई कोई भी और वहां स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो ठीक से नहीं है,
स्वास्थ्य सेवाएं ठीक से नहीं है तो लोग मृत्यु दर। हाँ सर जैसे महाराष्ट्र तो इतना मतलब डेवलप है, फिर भी उसमें इतनी बीमारी की फैल जाती है। कौन सी बीमारी? कोरोना भी आया था, सबसे ज्यादा वहीं फैला था। वहां जनसंख्या ज्यादा है, जनसंख्या क्या है ज्यादा है, साक्षरता कम है। और जहां साक्षरता ज्यादा रहती है, जैसे मान लो दिल्ली है, दिल्ली में साक्षर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, कोई भी रूल ऑफ रेगुलेशन होते हैं उसको अच्छे से फॉलो करते हैं। जो अनपढ़ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, रूल ऑफ रेगुलेशन को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते। ठीक है ना। संसाधनों तक पहुंच, जो देश जितना ज्यादा संसाधन तक पहुंचेगा उसका मानव विकास भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि उसको सभी सुविधाएं मिल जाएंगी, सभी सुविधाएं मिल जाएंगी तो लोगों का क्या होगा, विकास होगा। तो ये क्या है, मानव विकास के मापन है। और बात करें कि विश्व में सबसे ज्यादा मानव विकास कौन से देश का है, तो वो है नॉर्वे। नॉर्वे एक ऐसा देश है जिसका मानव विकास सूचकांक सबसे ज्यादा है। तो सबसे कम किसका है, नाइजीरिया। नाइजीरिया कैसा देश है जिसका मानव विकास सूचकांक सबसे कम है। तो बात करें भारत की, तो 2022 के अकॉर्डिंग भारत का मानव विकास सूचकांक में कौन सा स्थान है, 130वां। कि भारत का मानव विकास सूचकांक 2022 के अकॉर्डिंग कौन सा है, 130वां स्थान है। ऊपर से पहले नंबर पे नॉर्वे, सबसे नीचे कौन सा है, नाइजीरिया। लगभग 200 देशों में भारत का 130वां स्थान। ये आपका मानव विकास का चैप्टर खत्म है।